सज्जन कुमार सिंह जोड़ा आया है। सज्जन जी, स्वागत आपका सीएनबीसी बाजार में। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो यही समझना चाहेंगे, देखिए ये जो स्विंग स्टेट हम हमेशा बात किया करते थे, यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, वहाँ पर ये एक बड़ा डेंट आते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो परिवर्तन की लहर आज उठी है वो इन्हीं राज्यों में से आज उठते हुए देखने को मिली है। जी बिल्कुल आपने सही कहा कि देखिए इंडिया में दो तरह का ट्रेंड है। एक कि अगर आप पूरे इंडिया में देखें तो दक्षिण के राज्य हों या जहाँ पे बीजेपी ने स्वीप किया था, उसमें ज़्यादातर राज्यों में बीजेपी की स्थिति पहले जैसी है लगभग, या उससे बेहतर है। जैसे ओडिशा में इन्होंने गेन किया है, तेलंगाना में, आंध्रा में, केरला में एक आध सीट वैसे गेन है। लेकिन जैसा आपने कहा कि खराब बैड स्टेट बीजेपी के लिए चार हैं। एक महाराष्ट्र, दूसरा यूपी, तीसरा बंगाल और चौथा राजस्थान। अब इसमें सरप्राइजिंग राजस्थान भी नहीं है, थोड़ा ज़्यादा है, बट राजस्थान में फिर भी एक लॉस का ये डिबेट चल रहा था। सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ है बीजेपी का, जो सरप्राइजिंग भी है, वो दो स्टेट है। एक यूपी है और दूसरा बंगाल है। बंगाल का भी देख ले जो लॉस है, आप उड़ीसा से कवर भी कर सकते हैं, लेकिन यूपी की बात है वो सबसे सरप्राइजिंग है, क्योंकि आप पूरा मध्य प्रदेश स्वीप कर रहे हैं और लगभग उतना सीट अकेले आप यूपी में लूज कर रहे हैं। और इसका एक बड़ा फैक्टर मुझे जो लगता है कि इसमें कोई एंटी बीजेपी सेंटीमेंट था, कोई पैन इंडिया कोई वेरिएबल था, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। क्योंकि ऐसी स्थिति होती तो केजरीवाल के लिए सिंपैथी थी, फिर भी साथ में साथ आप जीत रहे हैं। झारखंड में वैसी कोई स्थिति सोरेन के पक्ष में नहीं है। रीजन क्या है कि देखिए, जब आपने ओवर कॉन्फिडेंस आपका इलेक्शन के पहले था, तो आपने जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए था उसमें आपको कास्ट कम्युनिटी इक्वेशंस वगैरह को अच्छे से ध्यान में रख के करना चाहिए था। बात यह है कि वहां पे बीजेपी ने सारे पुराने कैंडिडेट्स को लगभग रिपीट कर दिया, जबकि समाजवादी पार्टी ने पहली बार क्या किया है कि जो नॉन यादव ओबीसी हैं, जो कि इनके कोर वोटर नहीं थे, जो बीजेपी को वोट करते थे, 80 में 34 सीट्स अकेले समाजवादी पार्टी ने नॉन यादव ओबीसी को दिया है। और उसके अगेंस्ट में बीजेपी के पुराने कैंडिडेट्स थे, समीकरण ठीक नहीं था। तो जो हार है वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल रीजन से है, कैंडिडेट फैक्टर से है। इसमें आप कोई पैटर्न नहीं देख रहे हैं। और ये सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि जब आप बिहार को मैनेज कर सकते हैं नीतीश कुमार के साथ, आप बगल में दिल्ली वगैरह सब कर सकते हैं, यूपी आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक तो आपका अलायंस वहां पे कोई नहीं था, आप खुद के वो थे, और टिकट डिस्ट्रीब्यूशन आपने गलत किया है। उसी तरीके से बंगाल में देखिए, बंगाल का कहना बहुत मुश्किल होता है। बंगाल की स्थिति यह है कि वहां की पॉलिटिकल कल्चर में लोग एक सेंटीमेंट रखते हैं, लेकिन वो वोट करेंगे या नहीं करेंगे उनके कॉन्फिडेंस पे दिखता है। बहुत ही वायलेंट सोसाइटी है पॉलिटिकली, इसलिए बंगाल का नहीं है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्य यूपी पे हो रहा है। अगर आप यूपी में बीजेपी 2019 की टैली रिटेन भी कर लेती तो आप देखिए इसमें सीधा मेजॉरिटी मार्क के करीब बीजेपी आराम से पहुंच जा रही है। तो आपका बाकी जगह का गेन अकेले यूपी इसको ये कर रहा है। और इसका कारण बिल्कुल लोकलाइज्ड है, कैंडिडेट फैक्टर है। बीजेपी के कोर वोटर नहीं गए हैं और अपोजिशन ने अच्छे कैंडिडेट दिए हैं। देखिए, ये तब है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब बीएसपी मायावती के वोटर हर जगह 1 लाख के करीब वोट ला रहे हैं, 1 लाख, 1.25 लाख, फिर भी आप हार रहे हैं। इसका मतलब है आपका वोटर टर्नआउट नहीं किया है और आपके कुछ जो वोटर्स थे वो अपोजिशन की तरफ गए हैं। तो ये लोकलाइज्ड है, लेकिन ये लोकलाइज्ड यूपी के मार्जिन के कारण जितने भी बीजेपी ने गेन किए हैं, ओडिशा में, तेलंगाना में, देखिए पैन इंडियन लेवल पे बीजेपी बढ़ी है। असम में इनका नॉर्थ ईस्ट में बढ़ा है, ईस्ट में ओडिशा में बढ़ा है, तेलंगाना में बढ़ा है, आंध्रा में बढ़ा है, केरला में एक सीट आई है, तमिलनाडु में इनका परसेंटेज बढ़ा है। लेकिन यूपी ने अकेले जो है इनको डेंट दे दिया। महाराष्ट्र का जो लॉस था वो एक्सपेक्टेड था। महाराष्ट्र में पहले से लग रहा था कि 17% वोट्स जो शिवसेना के पास थी, उद्धव ठाकरे के पास, शिंदे ग्रुप मुश्किल से 4 से 5% ला रहा था, तो लगभग 10% का वहां पे इनको एक था। दूसरा, वंचित बहुजन अघाड़ी जो प्रकाश अंबेडकर की पार्टी ने दलित वोट डिवाइड किया था और बीजेपी को फायदा हुआ था पिछली बार, वो कंसोलिडेटेड था। महाराष्ट्र एक्सपेक्टेड लाइन पे है। कर्नाटका में भी देखिए थोड़ा सा लॉस है, लेकिन कर्नाटका लोग मान रहे थे कि बीजेपी ने कम बैक किया है असेंबली के बाद, तो वो नहीं माने। यूपी अकेला एक स्टेट में कहूंगा जिसने बीजेपी की जितने भी रिलेटिव गेन है उस कैलकुलेशन को कंपनसेट इतना कर दिया कि बीजेपी अब मेजॉरिटी मार्क मिस करती हुई दिख रही है।
जी, आप यूपी के बारे में बोल रहे हैं कि जहाँ पर हमें ज़्यादातर जो बीजेपी ने कैंडिडेट है वो रिपीट किए हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले ही यहाँ मुंबई समाचार करके गुजराती अखबार है, उनके एडिटर से बात कर रहे थे, खास करके मुंबई के बारे में। वो वहाँ पर उनका कहना है कि यहाँ पर जो नए चेहरे इंट्रोड्यूस किए, वहाँ पर एक दिक्कत आई है। और दूसरी चीज़ कि यहाँ पर भी हमें देखने को ये मिला महाराष्ट्र के अंदर कि जो बैठकों का बंटवारा हुआ, वो बंटवारे में कौन सी सीट किसके पास जाएगी, कौन उस पे लड़ेगा, उस पे भी एक असमंजस बहुत लंबे टाइम तक चलती रही। जैसे कि हम दक्षिण मुंबई की सीट की बात कर ले, जहाँ से अरविंद सावंत जीत रहे हैं, और वहाँ पर एक लंबे टाइम तक असमंजस ये थी कि एनडीए के वहाँ से उम्मीदवार कौन होंगे। तो ये सारे फैक्टर भी यहाँ पर काम करते हुए महाराष्ट्र के अंदर दिखे हैं। बिल्कुल, आप देखिए, और मुंबई जहाँ से बीजेपी का हारना बड़ा वो माना जाता है कि जनरली आपके फेवर में है, वहां पे जो यामिनी यादव को जब आपने टिकट दिया तो पहले से लोग कह रहे थे कि कैंडिडेट बीजेपी इससे बेहतर दे सकती थी। तो ये निश्चित तौर पे ये कंफ्यूजन था। दूसरा देखिए, महाराष्ट्र में एक दूसरी बात ये थी कि आपके जो अलाइज थे वो पुल फैक्टर नहीं थे। एकनाथ शिंदे हो या अजीत पवार हो, वो अपने कोर पार्टी का बहुत छोटा हिस्सा खींच के ला रहे थे। वो आपका वोट जरूर पा जा रहे थे, लेकिन वो आपको एड ऑन नहीं दे रहे थे। तो एक तो बीजेपी को ये घाटा कर गया। दूसरी बात, आपको जब पता थी कि इस बार ऑपोजिशन के फेवर में कुछ सिंपैथी फैक्टर है, उसके कोर वोटर में मराठास का सिंपैथी फैक्टर था शरद पवार के साथ, मराठा रिजर्वेशन का भी इशू था आपके साथ। उसी तरह सो मुंबई रीजन में और बाकी कोंकण रीजन में शिवसेना का जो एक कैडर है वो उसके साथ गांव में भी था, शहर में भी था। तो जब आपके पास था तो यहां पे कैंडिडेट सिलेक्शन में आपको बहुत केयरफुल होना चाहिए था। और इस बार दिखा है कि बीजेपी शुरू में जो 400 पार वाला जो एक स्लोगन था, उसमें एक फॉल्स सेंस ऑफ ओवर कॉन्फिडेंस आया कि जीत हमारी पक्की है। तो उसमें कैंडिडेट के मामले में ना आपने बहुत सावधानी नहीं दिखाई, और इस कारण से महाराष्ट्र का डैमेज थोड़ा और कम हो सकता था। लेकिन महाराष्ट्र में लॉस एक्सपेक्टेड था। जो अनएक्सपेक्टेड है इस बार, मैं कहूंगा एक स्टेट यूपी, अगर आप उसे मैनेज कर लेते, यूपी में समाजवादी पार्टी के लिए 35 सीट जीतना अनएक्सपेक्टेड था। ये उस स्थिति में जब मायावती, जो पिछली बार अखिलेश के साथ 10 से 15% वोट रखी हुई थी, इस बार अपने वोट को बड़ी संख्या में रिटेन कर रहे हैं। अभी भी आप इलेक्शन कमीशन का हर सीट पे वेबसाइट देखें, बीएसपी का वोटर बीएसपी अपने कैंडिडेट्स का हर सीट पे 1 से 1.25 लाख वोट रख रही है। सोचिए, ये वोट पिछली बार समाजवादी पार्टी के साथ था, बावजूद इसके आप जो है पीछे चल रहे हैं। ये दिखाता है कि आपने इस बार ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, और ये सीख है कि कैंडिडेट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और बीजेपी का कोर वोटर ये भी दिखाता है कि जो वोटिंग परसेंटेज में डिप हुआ है, तो वो एक हीट फैक्टर में सबको अफेक्ट किया है। लेकिन वो ये भी दिखाता है कि बीजेपी का अपना जो कोर वोटर था वो ज्यादा घर में बैठा रहा, वो उत्साह में नहीं था, वो निकला नहीं। और अपोजिशन इस मामले में रिलेटिवली अपने कोर वोटर को ले गया बूथ तक। मतलब यही हुआ कि मोदी जी जीत ही रहे हैं, तो फिर हम जाके मोदी जीत ही रहे हैं तो फिर चलो कोई बात नहीं, बहुत गर्मी है। अब जब छठे चरण का चुनाव था, हम लोग उस दिन अयोध्या में थे। अयोध्या मंदिर शहर के अंदर में बीजेपी के कोर वोटर जो हैं 11 बजे से लेके 3-4 बजे तक बैठे हुए हैं कि कौन इतनी धूप में लाइन में लगेगा, अब जाएंगे। शाम हो गई तो बहुत लोगों ने उसको जाने दिया। अपोजिशन में क्या था कि और एक और बात है, देखिए, अपोजिशन अपने अस्तित्व की, एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहा था। आप कॉन्फिडेंट थे कि बॉटम लाइन हमारा सिक्योर है, कि भाई 70 की तरफ हम जा रहे हैं। इस पे आपने बहुत गलती की है। और ये दिखाता है, देखिए, अगर बीजेपी के खिलाफ कोई माहौल रहता, लोकसभा इलेक्शन नेशनल एजेंडे पे लड़ा जाने वाला इलेक्शन है, तो आप बाकी जगह स्वीप नहीं करते, आपका एक्सपेंशन नहीं होता। आपका जो लॉस है वो 3-4 स्टेट में है, बंगाल में है, यूपी में है, महाराष्ट्र में है और राजस्थान में है। महाराष्ट्र राजस्थान एक्सपेक्टेड था। शॉकिंग आपका है कि बंगाल में बढ़ी नहीं, रिटेन भी नहीं हुई। बट यूपी का लॉस ये दिखाता है कि ये लोकलाइज्ड लॉस है, कोई एक पैन इंडियन पैटर्न नहीं था। और वो उसका कारण ये रहा है कि आपने चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड रखा। आपके कोर वोटर्स को लगा कि साहब हम तो जीत ही रहे हैं, वो निकले नहीं। और अपोजिशन ने कैंडिडेट भी बेहतर दिया। जी सर, बिहार का भी गणित समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो एंड मौके पर नीतीश जी एनडीए के साथ आ गए, और दोनों की सीटें, हालांकि अभी के जो स्थिति है उसके अंदर जेडीयू की थोड़ी ज़्यादा सीटें आ रही है। बीजेपी को यही एक वोट बैंक चाहिए था, क्योंकि देखिए, और ये मुद्दा आरजेडी अच्छी तरीके से कैपिटलाइज भी नहीं कर पाई अपने वोटर के बीच में। इसी का एक फायदा यहाँ पर बिहार में उनको देखने को बिहार में अगर नीतीश कुमार नहीं आते तो बिहार की स्थिति भी जो यूपी में दिख रही है वही होती। नीतीश कुमार के कारण क्या हो रहा है कि जो पिछड़ों का एक बड़ा वर्ग है वो अभी भी बीजेपी या जेडीयू की तरफ आ गया, एनडीए की तरफ आ गया। और अगर वो नहीं आते,
कारण ये है कि देखिए 2019 तक या उसके पहले तक जो अपोजिशन का कोर वोट है, अब कोर वोट क्या होता है कि एक आपकी कोई हिंदू में कास्ट कम्युनिटी होती है, वो यादव हो या मराठा हो जाट हो अलग अलग राज्यों में, दूसरा एक मुस्लिम होता है। तो आप देखिए बंगाल में मुस्लिम्स 2019 तक 3 भागों में डिवाइडेड होता था, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन कुछ टीएमसी को देगा, कुछ सीपीएम को देगा, कुछ कांग्रेस को देगा। 2024 में वो बिल्कुल कंसोलिडेटेड है, एक आध सीट को छोड़ दे। तो उसी तरीके से यूपी में वो थोड़ा बीएसपी में जाता था और कुछ इंडिया अलायंस के साथ जो यूपीए थी उसके साथ जाता था। इस बार बीएसपी को इन्होंने अबेंडन किया है, इस बार वो समाजवादी। तो आपको जब ये पता है, कुछ नीतीश कुमार पहले ले लेते थे बीजेपी के साथ रहने के बावजूद, और कुछ बड़ा हिस्सा राजद ले, लेकिन कुछ नीतीश कुमार भी लेते थे, इस बार बिल्कुल नहीं जा रहा। तो जब आपको पता था कि अपोजिशन का वोट बेस इस बार ज्यादा कंसोलिडेटेड है, वो ज्यादा परसेंटेज में टर्नआउट होगा, ऐसी स्थिति में बीजेपी को इन क्रूशियल स्टेट्स में बहुत केयरफुल रहना चाहिए था कि आप एक एक सीट की स्ट्रेटजी बनाएं, बेस्ट कैंडिडेट दें। हुआ यह है कि इन सीट्स पे बीजेपी ने बहुत कैजुअल तरीके से कैंडिडेट उतारा है, और यही कारण है कि देखिए बीजेपी वैसे तो आप उसे नहीं कहेंगे बुरा कर रही है, क्योंकि आप अगर 80 में 35 से 40 सीट जीत रहे हैं तो उतना बुरा नहीं है, लेकिन राम मंदिर बनने के बावजूद, प्रधानमंत्री मोदी और योगी के बावजूद, मायावती के 1 से 1.25 लाख वोट हर सीट पे काटने के बावजूद अगर आप हार रहे हैं, ये एक ही कारण है कि आपका कोर वोटर टर्नआउट नहीं हुआ है और टिकट आपने खराब बांटे। सर, एक तेलंगाना का भी एक गणित समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम लोग जब शुरू हुआ था सब कुछ ये इलेक्शन और जिस तरीके से फोकस तमिलनाडु के ऊपर था, तो हमें लगता था तमिलनाडु से थोड़ा बढ़त कुछ बीजेपी को मिलेगी, लेकिन वो मिल गई तेलंगाना की ओर से। और इसमें भी जो बीआरएस का एक फैक्टर था, जो एंटी इनकम्बेंसी इतने सालों की थी, तो वो हमें असेंबली इलेक्शन में तो कांग्रेस के पक्ष में मिल गई। लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि बीजेपी का यहाँ पर साउथ के अंदर एक उदय की शुरुआत तेलंगाना से हो रही है कर्नाटक के बाद? बिल्कुल, देखिए हमने कहा इस चुनाव में 2 चीजें, चूंकि बीजेपी अपने बल पे पूर्ण बहुमत के साथ नहीं आ रही है, इसलिए हमारी एनालिसिस एक बड़े ट्रेंड को मिस कर रही है। वो ट्रेंड ये है कि 2014 से 2019, 2014 से 19 में बीजेपी अपने कोर रीजन क्या था? पश्चिम के राज्य महाराष्ट्र, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और जो हिंदी बेल्ट और नॉर्थ इंडिया है। 2014 से 2019 में बीजेपी पूर्व के राज्यों में बढ़ी, बंगाल में अपोजिशन पार्टी बनी, ओडिशा में अपोजिशन पार्टी लोकसभा में बेहतर परफॉर्मेंस किया, पूर्वोत्तर के राज्यों में असम में 2 बार सरकार बनती है, लोकसभा स्वीप आप इस बार भी कर रहे हैं ज्यादा सीट के साथ। आप त्रिपुरा जैसे राज्य में 2 बार सरकार, 2017 में, 18 में और 2023 में, और बाकी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी, अरुणाचल हो, मणिपुर हो, आपकी सरकार बनती है। तो 2014 से 19 पूरब की तरफ बढ़ रहे हैं। 2019 से 24 कर्नाटक के अलावे आपका एक्सपेंशन जो है साउथ की ओर हो रहा है, कि जो लोग कहते थे कि ये तो नॉर्थ इंडियन पार्टी है, ये तो कुछ स्टेट्स की पार्टी है, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये कर्नाटक में पहले से थे और इस बार भी मेजॉरिटी सीट जीत रहे हैं। कांग्रेस के 2/3 मेजॉरिटी के बाद भी बीजेपी वहां पे अच्छा परफॉर्म कर रही है। तेलंगाना में इनका क्या हुआ है कि जो बीआरएस वोट था, जो एंटी कांग्रेस वोट था, वो सीधा बीजेपी का वोट हो गया। वो बीजेपी बनाम कांग्रेस हुआ, और बीआरएस का वोटर बीआरएस को छोड़ के लोकसभा में मोदी फैक्टर पे, बीजेपी फैक्टर पे कांग्रेस को बीजेपी को वोट दे रहा है। तो एक स्टेट आपके पास है, केरला में त्रिशूर सीट पहली बार, और तिरुवनंतपुरम लगभग आप जीतते चुके हैं, और वोट परसेंटेज ये है। तमिलनाडु में भी देखिए, आप सीट भले न जीते क्योंकि आपका अलायंस नहीं था एक बड़ी पार्टी के साथ, लेकिन आपका हॉराइजॉन्टल ग्रोथ पूरे हर सीट पे आप अच्छा वोट परसेंटेज ला रहे हैं। तो आपने एक अपना रूट स्टैब्लिश किया। अब किसी भी स्टेट में कोई ये नहीं कह सकता है कि बीजेपी के लिए यहां पे कोई जमीन नहीं है, बीजेपी वहां की फैमिली। तो बीजेपी का पहली बार एक, जैसे 14 से 19 के बीच में पूर्व और पूर्वोत्तर के राज्यों में एक्सपेंशन हुआ है, 19 से 24 के बीच में वो दक्षिण के राज्यों में हुआ है, और वो सिग्निफिकेंट तेलंगाना में है, कर्नाटक में है, लेकिन केरला में एक सीट जीतना हिस्टोरिकल है। तमिलनाडु में इनके पास एक लीडर है, यंग है, वोट बेस हिस्टोरिकल है, और इसका आगे आपको रिजल्ट दिखेगा। तो आज के डेट में बीजेपी की जो सीटें हैं वो पैन इंडियन है, वो हर जगह से हैं, कोई हिस्सा नहीं है इंडिया का जहां से नहीं है। दिक्कत यह है कि इसमें एक स्टेट जो है यूपी, वो अकेले आपके सारे जगह के गेंस को न्यूट्रलाइज करके आपको बैकलॉग दे रहा है, और इस कारण से जो हमें फाइनल टैली है वो बीजेपी का जो लार्जर पैन इंडियन एक्सपेंशन है, उस तस्वीर को
पीछे धकेल रहा है और वो दिख रहा है कि आप पीछे जा रहे हैं। और स्थिति यह है कि अगर आप यूपी में थोड़ा और केयरफुल रहते तो बीजेपी के लिए इस बार तीसरी बार मैंडेट अपने बल पे आना बहुत ही बड़ी, एनडीए की सरकार बन रही है, हो सकता है कि प्रधानमंत्री शपथ ले लें, जब भी लें तो नेहरू के बाद ये पहले प्रधानमंत्री होंगे जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बनेंगे। बस फर्क ये है कि वो एक जो मेजॉरिटी के साथ आने की जो बात थी वो मार्क चूंकि आप मिस कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज फैक्टर है और बीजेपी जैसी पार्टी को इस मोमेंट में इतना कैजुअल नहीं होना चाहिए। एक स्टेट उड़ीसा जी, 40 साल बाद वहां पर स्टेट गवर्नमेंट बीजेडी की अलावा कोई और हम देखने पाएंगे और खास करके लोकसभा के इलेक्शन में भी बीजेपी ने वहां पर अच्छा परफॉर्म किया है। आप जैसे बोल रहे हैं कि यूपी के अंदर जो बड़ा लॉस हुआ है वो कुछ हद तक यहाँ से आपको थोड़ा रिकवर होते हुए दिखेगा। यहाँ पर क्या फैक्टर काम कर गया, इतने सालों की जो एंटी इनकम्बेंसी थी बीजेडी के खिलाफ, नवीन पटनायक के खिलाफ, उसकी वजह से यहाँ पर बीजेपी ज़्यादा स्ट्रांग देखने को मिली है हमें? नहीं, देखिए जहाँ तक उड़ीसा का चरित्र समझिए, उड़ीसा के कोर वोटर्स में जो बीजेडी का हो और बीजेपी का हो उसमें कोई आइडियोलॉजी को लेके अंतर नहीं है। उड़ीसा एज अ सोसाइटी थोड़ी रिलीजियस ज़्यादा है, जो वो लोग काइंड जिस तरह के वेलफेयर और सारी चीज़ों को देखते हैं उसमें बीजेपी और बीजेडी के बीच में कोई बहुत फ़र्क नहीं है। तो एक वोटर को बीजेडी से बीजेपी में स्विच करने में कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, जो कि बंगाल में आपको दिख सकता है कि टीएमसी का वोटर बंगाली प्राइड को लेके कि बीजेपी नॉर्थ इंडियन पार्टी है, वो जो नहीं देना चाहता नहीं देगा। 30% मुस्लिम वोटर जो बंगाल के हैं वो नहीं जाएंगे। ऐसी कोई बात उड़ीसा में नहीं है। उड़ीसा में मुस्लिम परसेंटेज बहुत कम है और जो ट्राइबल, दलित और बाकी ओडिया है उनके बीच में बीजेपी कोई आइडियोलॉजिकल एनिमी नहीं है, वो सेम पार्टी है। अब रही बात, तो फिर बात आ जाती है पर्सनैलिटी की। वो पर्सनैलिटी क्या है कि नवीन पटनायक की लेगेसी थी कि वो बीजू पटनायक जो कैरिज्मेटिक नेता थे उनके बेटे थे, और जब वो लेट 90s में मुख्यमंत्री बने, जो साइक्लोन आया और जिस तरीके से इन्होंने काम किया उड़ीसा में, और जिस तरीके से 86% वहाँ की बीपीएल फैमिली है, पॉपुलेशन बीपीएल बेनिफिशियरी है, कार्ड होल्डर है, उसको स्कीम पहुंचाया गया, वेलफेयर स्कीम्स। तो बीजेडी इसलिए जीत रही थी कि लोगों को लग रहा था कि भाई ये बेटर है कांग्रेस के मिस गवर्नेंस वाली मेमोरी से, और यहां पे चेहरा एक वो है जो कि केयरिंग चेहरा मानते थे। अब जब नवीन पटनायक थोड़े पीछे जा रहे हैं हेल्थ के रीजन से, एज के रीजन से, और जब उनका रिप्लेसमेंट एक ऐसा आदमी है जिसे ओडिया समाज उड़ीसा का नहीं मानता है, पांडियन एक तमिल है, वो रिजाइन करते हैं, वो बीजेडी में मेंबरशिप लेते हैं, तो र्यूमर क्या होता है कि अब नवीन पटनायक की लिगेसी कोई उड़िया नहीं, एक ब्यूरोक्रेट जो तमिलनाडु से है वो लेगा। ये चीज कहीं ना कहीं जो है वो बैकफायर कर जाती है। कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वो इसका लाभ ले, और ऐसी स्थिति में बीजेपी ने जब बीजेडी से अलायंस करते करते तोड़ लिया, तो एक फायदा बीजेपी को यह हुआ कि जो ये लोगों में जो एक ये बात आई कि भाई आप तमिल हैं और आप उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लोग हर कोई अपने चेहरे को देखना चाहता है। तो ये स्थिति में बीजेपी ऑलरेडी लोकसभा में प्रेफर्ड पार्टी थी, लेकिन अगर पांडियन वाला फैक्टर नहीं होता तो शायद इस बार विधानसभा में बीजेडी फिर पा सकती थी। ये र्यूमर कि अगर इस बार बीजेडी जीतती है तो सीएम पांडियन बनेगा। बीजेडी का सेकेंड लाइन का जो लीडर है, सेकेंड स्पॉट वाले, उन्होंने भी सैबोटेज किया और जनता ने भी इस चीज को नहीं पसंद किया, और इसका लाभ बीजेपी को लोकसभा में तो मिल ही रहा था, वो विधानसभा में भी दिख रहा है। पंजाब, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी लहर वहाँ पर जब आपकी गवर्नमेंट राज्य में आई तब बनी थी, तब हमें ऐसा लगता था कि कांग्रेस को बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पर हिला दिया है, वहाँ के कैडर को बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन ये जो रिजल्ट आया है वहाँ पर बहुत ही अच्छे है कांग्रेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर प्रियंका गांधी ने भी बहुत इमोशनल अपील की थी, मेरा जो ससुराल है वो पंजाब का है। राहुल गांधी का भी फोकस वहाँ पर एक बहुत अच्छा रहा था। पंजाब का ये फिर से वापस ये सीट गेन करना कांग्रेस के लिए कितना महत्वपूर्ण रहा? देखिए, तीसरी बार है कि पंजाब में कांग्रेस अपनी हेजेमोनी, दबदबा कायम रखी है। 14 में और 19 में कैप्टन अमरिंदर चीफ मिनिस्टर थे, उस समय भी मोदी लहर पंजाब में नहीं दिखा था। शिरोमणि अकाली दल के साथ बीजेपी अपनी 2 सीटें, एक चंडीगढ़ और दूसरी गुरुदासपुर की जीत रही थी, बाकी बीजेपी का बहुत स्टेक नहीं था। आम आदमी पार्टी की सरकार उस समय बनती है जब कांग्रेस काफी लोकप्रिय नहीं है, एंटी इनकम्बेंसी इनके अगेंस्ट में है। लेकिन सरकार बनने के बाद जिस तरीके से इन्होंने प्रॉमिस किया और जिस तरीके से ढुलमुल की नीति इनकी रही, तो उसमें क्लियरली था कि कांग्रेस जो है वो डिफॉल्ट ऑप्शन। दूसरा ये देखिए, 3 राज्य, एक
पंजाब, दूसरा हरियाणा और तीसरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का 3-4 जिले जो हैं, वहां पे किसान आंदोलन का जोर था। और किसानों के मुद्दे पे केजरीवाल से ज्यादा राहुल गांधी का जो फेस है, क्योंकि वहां पे डेमोग्राफी जो है वो जट सिख की है जो एंटी बीजेपी है, हरियाणा में जाटों की है जो इस बार कांग्रेस के साथ है, तो बीजेपी को वहां नुकसान है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं इसका असर दिख रहा है, थोड़ा बहुत राजस्थान में भी दिख रहा है। देखिए ये सब जाट और जट सिख, ये दो फैक्टर का आप देख ले, राजस्थान में जो जाट बेल्ट में हार रहे हैं, जो उत्तरी हिस्से राजस्थान के वहां पर ही, वहां और पर उसके नुकसान साथ हुआ। मुस्लिम वोट राजस्थान में जुड़ रहा है, हरियाणा में भी वही हाल दिख रहा है, और आपका पंजाब में। तो ये किसान मूवमेंट से सारा समाज बीजेपी के अगेंस्ट नहीं जा रहा है, जहां पे उस जो सिख वर्ग है और जो जाट है उनका इंपैक्ट दिख रहा है। अब इसमें राहुल गांधी ने जो एक प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स के साथ अपने आप को जोड़ा, वो केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के तुलना में निश्चित तौर पे आगे आ गए, और इसका उनके कांग्रेस को लाभ भी मिला है। और इस कारण से देखिए कि कांग्रेस वहां फिर से तीसरी बार अच्छा की है। बीजेपी को बहुत नुकसान इसलिए नहीं है कि बीजेपी का पंजाब में पहले से भी कोई स्टेक नहीं था। जी हाँ सज्जन जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ के पूरी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए, और हमारे दर्शकों के लिए इतना अच्छा एनालिसिस करने के लिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो